वेलकम बैक टू लॉ एडिक्शन। सो फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सबसे पहले पार्ट के बारे में, दैट इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। सो सेक्शन नंबर 5 से लेकर 55 तक का जितना भी एस्पेक्ट है दैट विल डील विद रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स को समझने से पहले हम समझते हैं सेक्शन नंबर 5। सो सेक्शन नंबर 5 क्या कह रहा है? सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एविडेंस हम किस बात का देते हैं, कब देते हैं, क्यों देते हैं। सो सेक्शन 5 सबसे पहले हमारे विजन को क्लैरिफाई कर रहा है। व्हाट डज इट से? सेक्शन नंबर 5 कह रहा है कि कोर्ट में जब भी आप एविडेंस दोगे तो किस चीज का एविडेंस दोगे? किसी भी चीज का एविडेंस देने लग जाओगे। मेरा मन था कि मैं ये चीज प्रूफ करूं तो मैं इसका एविडेंस देना चाहता हूं। नो, एविडेंस एक्ट आपको क्लियर करके बताता है कि आप किन चीजों का एविडेंस दे सकते हैं और किन चीजों का एविडेंस नहीं दे सकते हैं। तो एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 5 क्लियरली हमें ये बता रहा है कि हम सिर्फ दो चीजों का ही एविडेंस कोर्ट के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू सबसे पहली चीज तो है फैक्ट इन इशू। हम फैक्ट इन इशू के लिए कोई भी कोर्ट में एविडेंस दे सकते हैं। तो सेकंड वन बोल रहा है कि इस एक्ट में, इन दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के अंदर जो भी चीज रेलेवेंट फैक्ट की तरह आपको बता रखी है उन फैक्ट्स पर ही आप एविडेंस दोगे। मतलब ये पॉइंट का मतलब है कि सबसे पहले तो आप एविडेंस कौन सी चीज का दे सकते हो? दो चीज। वेरी फर्स्ट इज फैक्ट इन इशू। अब फैक्ट इन इशू क्या होता है? तो फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन आपको क्लियरली मिलेगी सेक्शन नंबर 3 में। सेक्शन नंबर 3 जो एविडेंस एक्ट का है वो कहता है कि फैक्ट इन इशू एक ऐसा फैक्ट इन इशू है, एक ऐसे फैक्ट का इशू है जहां पे जिस फैक्ट पर एक पार्टी कुछ अफर्म कर रही है और उसी दूसरी पार्टी को फैक्ट डिनाई कर रही है। When one party affirms such fact, whereas another party denies that fact, so that fact that is question said to be a fact in issue. जो सवाल, जो मुद्दा, जो क्वेश्चनेबल पॉइंट है, मैटर है, डिस्प्यूटेड पॉइंट है, वो फैक्ट इन इशू है। आप उस पर एविडेंस दे सकते हैं। सेकेंड इज कि जो भी इस एक्ट के अंदर रेलेवेंट फैक्ट्स की तरह एक्सप्रेसली डिक्लेयर किए गए हैं आप उन पर एविडेंस दे सकते हैं। मतलब इस एक्ट के अंदर अभी जो हम आगे सेक्शन डील करने वाले हैं उसमें हमें यही पता लगेगा कि कौन से फैक्ट रेलेवेंट होते हैं, कौन से नहीं होते। तो इस सेक्शन में सेक्शन 6 से लेकर 55 तक के जितने भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे वो सब हमें यही बताएंगे कि कौन से फैक्ट रेलेवेंट है और पूरे पॉइंट्स में आप एविडेंस दे सकते हैं। दिस इज व्हाट सेक्शन 5 इज सेइंग। आई होप सेक्शन 5 आपको अच्छे से क्लियर है। अब चलते हैं अगले सेक्शन पे। So next that is section number 6. अब section number 6 क्या कह रहा है? section number 6 को हम short form में rest just J भी कहते हैं। rest just J एक मैक्सिम है जिसका लैटिन मीनिंग होता है things done. So according to this section, ये section क्या कह रहा है कि कभी भी कोई भी मुद्दा जो किसी मैटर में जुड़ा हुआ है उस मुद्दे के साथ जुड़ती जो बातें हैं, उस मुद्दे से पहले की हुई बातें या बाद में कौन सी बात की हुई बातें, वो सब अगर एक मुद्दे के दौरान या एक वाक्य के दौरान ही हो रही है, ड्यूरिंग एन इवेंट हो रही है, या फिर उस इवेंट का कंटिन्यूअल पार्ट है, तो दैट विल आल्सो बी रेलेवेंट। सो ये सेक्शन बेसिकली कनेक्टेड फैक्ट्स की बात कर रहा है कि जो फैक्ट रेलेवेंट है उस रेलेवेंट फैक्ट के साथ के जितने भी कनेक्टेड फैक्ट्स हैं वो भी खुद में रेलेवेंट होंगे और आप उनका भी एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7। सो सेक्शन नंबर 7 किस चीज की बात कर रहा है? सेक्शन 7 इज टॉकिंग अबाउट दोज फैक्ट्स एज रेलेवेंट, दोज हु रिवील्स द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट। ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन कोई भी फैक्ट जो किसी इवेंट का ओकेजन जो है, मैटर का ओकेजन रिवील कर रहा है या उस इवेंट का कॉज मतलब उसके पीछे का कारण रिवील कर रहा है या फिर द इफेक्ट, तो वो सारी चीजें रेलेवेंट होंगी अंडर सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 कह रहा है कि जो किसी रेलेवेंट फैक्ट का ओकेजन रिवील कर रहा है या फिर कोई ऐसा फैक्ट जो किसी रेलेवेंट फैक्ट का, किसी मैटर का कॉज इस्टेब्लिश कर रहा है, कारण बता रहा है, या फिर उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट स्पेसिफाई कर रहा है, बता रहा है, तो वो
चीजें जो कॉज इफेक्ट एंड ओकेजन को बता रही है, दर्शा रही है, वो सारी चीजें रेलेवेंट होंगी अंडर सेक्शन नंबर 7। एंड फ्रेंड्स, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो अक्सर हम इस सेक्शन को रीड करते समय निग्लेक्ट कर देते हैं या इग्नोर सा कर देते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऑल्दो इट इज नॉट इन द हेडिंग, लेकिन फिर भी हम इसे इस सेक्शन के साथ जरूर पढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? किसी भी चीज की अपॉर्चुनिटी मतलब किसी भी चीज को करने का मौका मिलना। तो कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी एक्टिविटी जो किसी इवेंट को करने का मौका जो प्रेजेंट कर रही है, मतलब एक पर्सन ने किसी को पॉइजन दिया तो उस पर्सन का शॉप पे जाके पॉइजन खरीदना, इट सेज कि ये उसे अपॉर्चुनिटी मिली किसी को पॉइजन देने की। सो ये जो फैक्ट है ये खुद में रेलेवेंट हो जाएगा, बीइंग एन अपॉर्चुनिटी टू गिव अ पॉइजन टू अनदर पर्सन। तो ये सारी चीजें जो है, कोई ओकेजन, कोई कॉज, कोई इफेक्ट, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको क्राइम करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है, कोई ऐसा फैक्ट जो रिवील कर रहा है अपॉर्चुनिटी जो क्राइम कर रहा है पर्सन, तो वो भी सेक्शन 7 में रेलेवेंट होगी। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 किस चीज की बात कर रहा है? सेक्शन नंबर बात कर रहा है मोटिव की, कंडक्ट की एंड प्रिपरेशंस। नंबर 8 कह रहा है कोई ऐसा फैक्ट जो किसी अक्यूज का मोटिव एस्टैब्लिश करे, कोई आगे होने वाला मोटिव एस्टैब्लिश करती है, इवन दैट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8। देन इज कंडक्ट। अब फ्रेंड्स कंडक्ट में यहाँ पे दो बातें सामने आएंगी, प्रीवियस कंडक्ट, सबसीक्वेंट कंडक्ट। किसी अगर हम बात करें कंडक्ट की तो कंडक्ट में दो चीजें आती हैं, प्रीवियस कंडक्ट एंड सबसीक्वेंट कंडक्ट। क्राइम या इवेंट के होने से पहले की बातें जो क्राइम से कनेक्टेड है वो प्रीवियस कंडक्ट में आएंगी, और क्राइम से होने की बाद की जो बातें हैं वो सबसीक्वेंट कंडक्ट में आएंगी। तो ऐसी कोई भी बातें जो कंडक्ट एस्टैब्लिश कर रही है, एक्ट एस्टैब्लिश कर रही है, जो उसने क्राइम से पहले किया है, क्राइम के बाद किया, दैट इज अ कंडक्ट एंड दैट इज रेलेवेंट अंडर दिस सेक्शन। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन। ना प्रिपरेशन का क्या मतलब है? प्रिपरेशन का यहाँ पे मतलब है किसी भी क्राइम को करने की तैयारी का प्रिपरेशन, वो फैक्ट, वो एक्टिविटी जो प्रिपरेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, इवन दैट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन नंबर 8। सो सेक्शन नंबर 8 किन चीजों को रेलेवेंट ठहरा रहा है? वो सभी फैक्ट्स रेलेवेंट है जो फैक्ट्स किसी अक्यूज का मोटिव एस्टैब्लिश करें, जो किसी अक्यूज के कंडक्ट को एस्टैब्लिश करें, चाहे वो कंडक्ट इवेंट के या क्राइम के तुरंत पहले का था या उसके बाद का था। क्रिमिनल का भाग जाना सबसीक्वेंट कंडक्ट है, वो भी रेलेवेंट है इसमें। देन इज प्रिपरेशन, कोई पर्सन क्राइम करने से पहले मर्डर वेपन खरीदने जा रहा है, दिस इज प्रिपरेशन। सो ये सारी चीजें रेलेवेंट होंगी सेक्शन नंबर 8। नाउ देन इज सेक्शन नंबर 9। सो फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 9 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 9 बात करता है एनी फैक्ट एक्सप्लेनिंग और इंट्रोड्यूसिंग द फैक्ट दैट इज रिलेटिंग टू मैटर इटसेल्फ अ रेलेवेंट फैक्ट। सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग कोई भी एक्सप्लेनेटरी या कोई भी इंट्रोडक्टरी फैक्ट खुद से ही रेलेवेंट है, मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट जो किसी इवेंट को, जो मैटर में है, उस इवेंट को एक्सप्लेन कर रहा है या उसको समझने में, उसको इंट्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है, तो वो खुद से रेलेवेंट फैक्ट है। फॉर एग्जांपल TIP। नाउ TIP क्या होता है? ये सबसे फेमस चीज है, सेक्शन 9 से जुड़ी हुई है, दैट इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। नाउ व्हाट डज इट सेज? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी आई विटनेस है या कोई विक्टिम है, वो अपने अक्यूज्ड को या मैटर में जो भी अक्यूज्ड है उसकी शिनाख्त करता है, उसकी आइडेंटिटी को फाइनलाइज करता है, मतलब उसकी आइडेंटिटी को रिवील करता है। तो यही होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसमें अक्यूज की आइडेंटिटी को फाइंड आउट किया जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो अक्यूज्ड है या कोई भी विटनेस है, चाहे अक्यूज विटनेस है, वो इस सिचुएशन में क्या करता है? अक्यूज को आइडेंटिफाई करता है। सो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द अक्यूज्ड और द प्रॉपर्टी, कोई भी पर्सन, अक्यूज्ड को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हो, पर्सन को या फिर किसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर रहे हो, हाँ भाई इसी गाड़ी में मुझे ठोका था, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करने का जो प्रक्रिया है, काम है, वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में किया जाता है। और ये एक खुद से रेलेवेंट फैक्ट होता है, इसका आप एविडेंस दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब उस फैक्ट या उस मैटर में कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है और उस मैटर को एक्सप्लेन कर रहा है। सो एनीथिंग जो एक्सप्लेनटरी है और इंट्रोडक्टरी है वो रेलेवेंट है, ये तो हम सेक्शन में ऑलरेडी बता रहे हैं। तो TIP क्यों नहीं रेलेवेंट होगा? दिस इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। नाउ सेक्शन नंबर 10 देखते हैं। नाउ सेक्शन नंबर 10 इज टॉकिंग अबाउट
सेक्शन 120A ऑफ IPC, उसमें हमें पता लगता है कि कॉन्स्पिरेसी क्या है एंड व्हेन इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉन्स्पिरेसी, और कॉन्स्पिरेसी करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्पिरेटर्स। सो ये सेक्शन जो है ये कॉन्स्पिरेटर्स और कॉन्स्पिरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि कॉन्स्पिरेसी के दौरान कॉन्स्पिरेटर्स के बीच में होने वाली कोई भी डिस्कशन, कोई भी बात, कोई भी एक्टिविटी वो रेलेवेंट होगी सेक्शन नंबर 10 के अंदर। सो सेक्शन नंबर 10 इज रेलेवेंसी बता रहा है। सो सेक्शन नंबर 10 इज गिविंग द रेलेवेंसी इन रिगार्ड ऑफ दोज फैक्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी और एक पर्सन है सी। इन तीन व्यक्तियों ने ए, बी एंड सी, इन तीनों ने क्या किया है, इन तीनों ने एक षड्यंत्र रचा है, कॉन्स्पिरेसी की है। ए ने चिट्ठी लिखी बी को, बी ने चिट्ठी लिखी सी को, सी ने एक्नॉलेज कर दिया ए को। तो इन तीनों में जो लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं ना, ये सभी रेलेवेंट माने जाएंगे और इन लेटर्स को एज एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया जा सकता है अंडर सेक्शन 10, क्योंकि सेक्शन 10 कॉन्स्पिरेटर्स के बीच में होने वाली कॉन्स्पिरेसी के दौरान हुई कोई भी एक्टिविटी या इवेंट्स या ट्रांजैक्शन को रेलेवेंट ठहराता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इनके बीच में एक्सचेंज होने वाली लेटर्स को रेलेवेंट ठहराएंगे और इनके बीच में एविडेंस भी दे सकते हैं। अबाउट सेक्शन नंबर 5 टू सेक्शन नंबर 10 जो रेलेवेंसी से डील कर रहा था, आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया। सो फर्दर जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यही सेक्शंस को आप डायरेक्ट में एक बार गो थ्रू जरूर कीजिए और इनकी इलस्ट्रेशंस को जरूर समझिए। बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए इनकी इलस्ट्रेशंस आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी। सो आई होप ये सेक्शन आपको इजीली समझ आ गए। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू